हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, साइंस की जो सीरीज है उसके अंदर आज हम 5 नंबर क्लास पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंदर हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। देखिए, हम क्लास शुरू करने से पहले एक बेहतरीन मोटिवेशन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रास्तों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। देखिए दोस्तों, हमने कल दूरी तक पढ़ लिया था और आज हम विस्थापन की बात करेंगे। और पेन कॉपी उठा लीजिए और नोट्स बनाइए आप, और साथ साथ उसका रिवीजन भी कीजिए। हम आपको सुबह 8 बजे करंट की क्लास लेके आते हैं और शाम को 8 बजे जो ये साइंस की क्लास लेके आते हैं उसका देख रहे हैं हम प्यार मिल रहा है। कमेंट के अंदर बताइए आपको ये सेशन किस प्रकार से हेल्पफुल लग रहा है और इसका विस्तार किया जाए या यहीं तक सीमित रखे, 15 मिनट तक ही सीमित रखे या फिर आधा घंटे से तक इसका विस्तार किया जाए। ठीक है ना। तो अभी विस्थापन की ओर चलते हैं। और विस्थापन किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड क्या कहलाती है? जो दूरी है वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। देखो, जैसे ये कोई बिंदु है और इसके चारों ओर ये गोल मैदान है। यहाँ से कोई व्यक्ति प्रारंभ होता है और ये चल के यहाँ से वापस यहाँ पे आ जाता है, तो उसकी दूरी क्या हो जाती है? दूरी क्या हो जाती है? ये पूरी दूरी हो जाती है 2πr। क्या हो जाती है? 2πr। लेकिन इसका विस्थापन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि ये वापस उसी स्थान पर आ गया है जिससे इस बिंदु से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया, तो ये तो हो गई दूरी और विस्थापन बराबर हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक गया कोई व्यक्ति, तो ये तो टोटल क्या हो गई? दूरी हो गई। लेकिन इसका जो शॉर्ट कट है वो क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है। ठीक है ना। दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन सीमित होता है, लेकिन दूरी क्या होती है? अधिकतम होती है। विस्थापन सदिश राशि है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें हमने देखा है शून्य हो गया। ठीक है। और यदि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है, यहाँ पे जाता है और वापस यहाँ पर आ जाता है, तो ये क्या हो जाती है? माइनस के अंदर हो जाती है। ठीक है ना। और ये धनात्मक के अंदर हो जाती हैं। गति के दौरान विस्थापन क्या होता है? शून्य हो सकता है। गति के दौरान विस्थापन क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पे चलते चलते गति के दौरान क्या होता है? जैसे कोई कण यहाँ पे कंपन कर रहा है, तो उसका विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। और जो दूरी होती है वो क्या होती है? अधिकतम होती है। ठीक है ना। उसके बाद है समय के साथ विस्थापन घटता है या बढ़ सकता है। ठीक है ना। समय के साथ क्या कर सकता है? विस्थापन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है। फिर देखो, यहाँ पे हमने लिया है दूरी और विस्थापन के अंदर जो डिफरेंट किया है। तो देखो, दूरी और विस्थापन के मात्रक तो मीटर समान ही है। क्या है? मीटर है, समान है, और इसकी विमा भी क्या होती है? समान होती है। लेकिन यहाँ पे दूरी और विस्थापन को किस प्रकार से दर्शाया गया है कि दूरी क्या हो सकती है? दूरी बड़ी होती है या बराबर होती है किसके? विस्थापन के। ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला इसी को चेंज करते हुए यहाँ पे बनाया गया है आपके सामने कि विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय क्या होता है? हमेशा एक से छोटा होता है या एक के बराबर होता है। ठीक है। यदि विस्थापन के अंदर समय का भाग दें तो या तो 1 प्राप्त होता है या 1 से कम प्राप्त होता है। ठीक है। यदि दूरी के अंदर विस्थापन का भाग दें तो हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है ना। और या 1 के बराबर होता है। ठीक है ना। ये तीनों फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। आप अपनी कॉपी के अंदर छाप लीजिए इसको। और इसके साथ ही देखो, यहाँ पे दूरी का मान विस्थापन से ज़्यादा या बराबर होना है, कम नहीं हो सकता है। ठीक है ना। दूरी का मान कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद आती है गति। गति के कितने प्रकार हैं? तो गति के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? गति के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? आवर्त गति, अनावर्त गति और दोलन गति। कौन कौन सी है? आवर्त गति, अनावर्त गति और दोलन गति। ठीक है ना। अब हम आवर्त गति की बात करें तो आवर्त गति किसे कहते हैं? तो आवर्त गति उसे कहते हैं जो वे गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात क्या करती हैं? दोहराती हैं। निश्चित समय अंतराल के बाद क्या करती हैं? दोहराती हैं। और उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। जैसे एक घड़ी है, यहाँ पे उदाहरण के अंदर देखो, यहाँ पे घड़ी लिया हुआ है। घड़ी के सुइयों की गति, पृथ्वी के अपने जो अक्ष यहाँ पे अक्ष की गति, और उपग्रह के चारों ओर ग्रह की गति। देखो यहाँ पे जैसे ये निश्चित समय के अंतराल क्या करती हैं? दोहराती हैं। जैसे यहाँ पे मिनट वाली बात करें हम, यदि यहाँ पे सेकंड वाली बात करें तो 1 मिनट के अंदर ये क्या करती हैं? वापस आवर्त हो जाती है। ठीक है ना। वापस घूम जाती हैं। तो ये क्या हो जाती है? आवर्त गति हो जाती है। ठीक है। और निश्चित पथ व्यय के अंदर चलती है। ठीक है ना। निश्चित पथ व्यय के अंदर चलती है। जैसे पृथ्वी भी एक ही अक्ष से ऊपर घूर्णन करती है
ठीक है ना, वो भी क्या हो जाएगी, आवर्त गति हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आती है अनावर्त गति। क्या होती है, अनावर्त गति। हमने आवर्त गति पढ़ ली, अब अनावर्त गति पढ़ते हैं। उसके बाद दोलन गति होगी। अनावर्त गति के अंदर देखो, अनावर्त गति किसे कहते हैं, तो वे गति जो निश्चित समय में नहीं दोहराई जाती है, निश्चित समय में नहीं दोहराई जाती है, उसे क्या कहते हैं, अनावर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अनावर्त गति कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कह लें तो देखो, खिलाड़ी के द्वारा किसी पार्क में के चारों ओर अलग अलग समय में चक्कर लगाना। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी है, फुटबॉल का खिलाड़ी किक मारता हुआ किस प्रकार से चलता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, तो उसका कोई निश्चित पाथ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, अनावर्त, वापस आता है, जाता है, आता है, जाता है, उस मैदान के अंदर ही घूमता है। ठीक है ना, लेकिन उसका कोई फिक्स पाथवे नहीं होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, अनावर्त गति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अनावर्त गति कहते हैं। फिर बची है दोलन गति। अब दोलन गति किसे कहते हैं, तो दोलन गति कहते हैं ऐसी आवर्त गति जो निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द ही होती है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है, निश्चित बिंदु है, इसके इधर जाती हैं और वापस आती हैं और वापस इधर जाती हैं, तो ये क्या हो गया, निश्चित पाथ हो गया, लेकिन क्या है, इस बिंदु के चारों ओर ही घूम रही है। ठीक है ना, तो इसे क्या कहते हैं, दोलन गति। ठीक है ना, जैसे कोई झूला है, आप देख रहे होगे, जैसे मेले के अंदर गए हो तो मगरमच्छ खाया होगा आपने। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, वो दोलन गति का उदाहरण होता है। ठीक है ना, प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, लेकिन प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति नहीं होती है। ठीक है ना, प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति नहीं होती है। जैसे ये दोलन गति आवर्त गति नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक दोलन गति क्या होती है, आवर्त गति होती है। जैसे ये दोलन करेगा तो वापस इसको आना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, बार बार इसकी आवर्ती हो गई। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें तो सरल लोलक या पिंड लोलक जो यू के आकार की नली के अंदर द्रव्य में भरने पर यदि द्रव्य को एक सिरे से दबाए तो होने वाली गति पानी में जिस होने वाली गति वो हो जाएगी एक उदाहरण। दूसरा हो जाएगा जैसे पानी में तैरे गुटके को दबाने पर होने वाली गति। तीसरा क्या हो जाएगा, स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान को खींचने पर होने वाली गति। और चौथा है मनुष्य के हाथों की गति। ठीक है ना, जैसे मनुष्य चलता है तो बार बार उसका हाथ पीछे की ओर जाता है और आगे की ओर जाता है, तो ये क्या हो गई, दोलन गति हो गई। ठीक है, बार बार ऐसे दोलन कर रही है। ठीक है, लेकिन उसका सही पाथ एक ही पाथ है और एक बिंदु के इधर गिधर ही घूम रही है, तो ऐसी गति क्या हो जाएगी, दोलन गति हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। देखो यहाँ पे हमने गति पढ़ा और गति के अंदर कौन कौन सी गति पढ़ी है, आवर्त गति पढ़ी है, अनावर्त गति पढ़ी है और दोलन गति पढ़ी है। आवर्त गति के अंदर एक ही बिंदु के चारों ओर फिर जो घूमती है और या कह सकते हैं हम निश्चित समय के अंतराल के अंदर वापस दोहराई जाती हैं, उसे आवर्त गति कहते हैं। अनावर्त गति जो निश्चित पाथवे में नहीं चलती है उसे अनावर्त गति कहते हैं। और दोलन गति किसे कहते हैं, तो दोलन गति एक बिंदु निश्चित बिंदु के चारों ओर इधर गिधर घूमने वाली जो गति है उसे क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके अंदर नोट लगा के आपको लिखना है कि प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति हो सकती है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति हो। ठीक है ना, पृथ्वी के अपने अक्ष पर गति कैसी गति है ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। ठीक है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर कैसी गति है ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। उसके बाद आता है कंपन गति। ये इसका उदाहरण किसका उदाहरण है, तो ये दोलन गति का ही उदाहरण है, कंपन गति। ठीक है ना, एक ही स्थान पे ये बार बार यदि कम समय के अंदर यदि आवर्ती हो तो उसे क्या कहते हैं, कम समय के अंदर अधिक आवर्ती हो तो उसे क्या कहते हैं, कंपन गति कहते हैं। जैसे हम किसी तांबे के बर्तन को पीटते हैं तो उसके अंदर जो गति होती है वो कौन सी होती है, वो कंपन गति होती है। लेकिन उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर कम समय के अंदर अधिक आवर्ती होती है, उससे दोलन गति भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कंपन गति। अधिक आवर्ती से होने वाली जो दोलन गति है उसे कंपन गति कहते हैं। इसकी उदाहरण की बात करें, जैसे हम कोई वाहन है उसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने पर जो गति होती है उसे क्या कहते हैं, कंपन गति कहते हैं। या फिर जैसे भूकंप आने पर होने वाली गति भी कैसी है, वो भी कंपन गति है। और सितार या गिटार खींचना वो भी क्या हो जाएगी, कंपन गति हो जाएगी। और तबला या ढोल उसके थपथपाने से होने वाली गति भी कैसी है, तो वो भी कैसी हो जाएगी, दोलन गति हो जाएगी, कंपन गति हो जाएगी। ठीक है, प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति हो ये आवश्यक नहीं है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर की गति कैसी गति होती है, तो वो हो जाएगी हमारी आवर्त गति। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे। और अब देखो दोलन गति से संबंधित कोई शब्दावली है, जैसे 2-3 शब्द आते हैं, जैसे आवर्तकाल, आवर्ती। जैसे हम आवर्तकाल को कहते हैं टाइम और आवर्ती को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, इसको किस नाम से डिनोट करते हैं।
उस प्रकार से जैसे आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो आवर्तकाल, दोलनकाल, कंपनकाल, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। ये क्या होते हैं, तो एक दोलन या कंपन करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। जैसे एक दोलन के अंदर या कंपन करने में लगा समय क्या कहलाता है, तो आवर्तकाल। आवर्तकाल बराबर क्या होता है, तो टी होता है, और टी के बराबर क्या होता है, 1/f। क्या होता है, 1/f होता है। ये इसका सूत्र हो जाएगा, टी मतलब आवर्तकाल, क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। आवर्तकाल बराबर क्या हो जाएगा, 1/आवर्ती, क्या हो जाएगा, 1/आवर्ती। ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड अब मैं आपको कल से क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है ना। ये आप अपने दिमाग के अंदर रखिए, क्या, टी बराबर 1/f, या कह सकते हैं आवर्तकाल बराबर 1/आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है सेकंड, क्योंकि यहाँ पे टी है, टी मतलब समय, समय का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन का आवर्तकाल कितना है, तो वो हो जाएगा 24 घंटे। कितने घंटे हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर पृथ्वी अपने अक्ष पे वापस घूर्णन करके क्या हो जाती है, उसी स्थान पे आ जाती है, तो वो हो जाएगा उसका आवर्तकाल 24 घंटा। घड़ी में सेकेंड वाली जो सुई है उसका आवर्तकाल कितना है, तो या कह सकते हैं हम 1 मिनट, या फिर कह सकते हैं 60 सेकंड। 60 सेकंड के अंदर वापस आवर्ती कर लेती है, ठीक है। और घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल क्या है, तो वो है 60 मिनट, या कह सकते हैं 1 घंटा। और घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल क्या है, तो 12 घंटा, या भी कह सकते हैं 720 मिनट। कितना कह सकते हैं, 720 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आवर्ती की बात कर लेते हैं। आवर्ती की बात करें तो 1 सेकेंड में होने वाले दोलनों या चक्रों या कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती। 1 सेकेंड के अंदर देखो यहाँ पे f बराबर क्या होता है, 1/t। देखो मैंने अभी बताया आपको, t बराबर क्या होता है, 1/f। यदि इसको वापस चेंज करें तो f इधर जाएगा और t इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, f बराबर 1/t, ठीक है। आवर्तकाल के व्युत्क्रम में क्या होती हैं, आवर्ती होती है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आवर्ती, 1/आवर्तकाल, ठीक है। इसको किस में मापते हैं, आवर्ती को हर्ट्ज के अंदर मापते हैं। किसके अंदर, हर्ट्ज के अंदर मापते हैं। फ्रीक्वेंसी f बराबर 1/t। आवर्ती का मात्रक 1/सेकेंड कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सेकेंड इनवर्स, या फिर कह सकते हैं हर्ट्ज, क्या, ठीक है। ये तीनों आपको मात्रक इसके याद रखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद होता है आयाम। आयाम क्या होता है, तो मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। मध्य स्थिति से अधिकतम आयाम, देखो यहाँ पे ये है मध्य स्थिति, ये कोई निश्चित बिंदु है, और निश्चित बिंदु के यहाँ पे क्या है, माध्य बिंदु है। माध्य बिंदु से जो अधिकतम विस्थापन होता है, यहाँ पे क्या होता है, अधिकतम विस्थापन होता है, उसे क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे बिंदु ए मान ले, यहाँ पे बिंदु बी मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक बार इसका आयाम हो जाएगा, ठीक है। ये इसका विस्थापन यहाँ हो जाएगा, और वापस आते ही ये क्या हो जाएगा, विस्थापन, इसका विस्थापन 0 हो जाएगा, ठीक है। आयाम का मात्रक क्या है, तो आयाम का मात्रक है मीटर प्रति मीटर, या कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं सेंटीमीटर। क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे आयाम का मात्रक और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, या फिर कह सकते हैं सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके अलावा देखो यहाँ पे माध्य स्थिति है और यहाँ पे चरम स्थिति है। आपसे पूछ ले कि गतिज ऊर्जा होती है ना, उसकी जो अधिकतम वैल्यू कहाँ पे होती है, तो वो होती है माध्य स्थिति के अंदर। और आपसे पूछ ले स्थितिज ऊर्जा की जो स्थितिज गति की स्थितिज ऊर्जा की जो अधिकतम वैल्यू कहाँ पे होती है, तो वो हो जाती है चरम स्थिति के ऊपर, ठीक है ना। देखो इसके अलावा जैसे एक दोलन में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, 4a कहलाती है। जैसे एक दोलन किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ से यहाँ पे पूरा ये क्या होता है, एक दोलन होता है। तो एक दोलन के अंदर देखो, मैं वापस चित्र बना के बता देता हूँ आपको। जैसे एक दोलन यहाँ से स्टार्ट होता है और पहले इधर जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वापस आएगा तो ये वापस ए हो जाएगा। उसके बाद इधर जाएगा तो ये वापस ए हो जाएगा, और वापस आएगा तो ये वापस ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। 4a क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी, ठीक है। एक दोलन में जो पथ की लंबाई क्या हो जाएगी, पथ की लंबाई देखो यहाँ से यहाँ तक चला तो क्या हुआ, 2a हुआ, ठीक है। ये होगा इसका पथ। और एक दोलन में विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वापस यहाँ पे आते ही क्या हो जाएगा, 0। विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके सुबह 8 बजे वाली क्लास होती है करंट अफेयर्स की। यदि आपने नहीं देखी है तो इसको ज़रूर देखिए। और साथ ही इसकी PDF और क्यूज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।